बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। जी नाज़रीन, कैसा रहा आपका वीकेंड? आज मंडे है जनाब, और मंडे के दिन हमेशा यही होता है कि सब लोग प्लान कर रहे होते हैं अपने पूरे वीक का कि उन्होंने अपने दिनों को किस तरह गुजारना है। जो जो प्लान्स होते हैं, जो शेड्यूल्स होते हैं, उन्हीं के मुताबिक वो लेकर चल रहे होते हैं। तो आज हम आपके साथ मौजूद हैं। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम जो है वो काफ़ी अब गर्मी होने लगी है। कुछ पिछले दिनों जो है वो मौसम बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतरीन, बड़ा खुशगवार रहा, लेकिन आज जो है फिर वो गर्मी का जोर है और 37 सेंटीग्रेड इस टाइम टेम्परेचर है मुल्तान का। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा ये आगे इसी तरह टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, गर्मियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और जिस तरह आजकल फ्रूट्स आए हुए हैं बड़ी अच्छे, उनको आप खाएं। महंगाई मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा है इस टाइम, हम आम बंदा जो है, हर बंदा बड़ा बहुत ज़्यादा परेशान है मसाइल को देखते हुए, और जो मुल्की सूरत हाल है उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम बड़े मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं। लेकिन ऐसे वक्त में भी अपने आप को खुश रखना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। हमेशा मैं जो एक बात करती होती हूँ कि आप लोगों के साथ आसानियाँ करें, बांटें, मुस्कुराहटें, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर हम इन चीज़ों को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी हम उस तरह चीज़ों को लेकर नहीं चलेंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी और ये चीज़ें जो हैं अब बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं हमारे माशरे में। हम छोटे छोटे बच्चों को भी देखते हैं तो वो चीज़ें ये फेस कर रहे होते हैं, चाहे वो घर में भी हैं, घर के कुछ माहौल को, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब घर में टेंशन वाला माहौल है तो बच्चे फ़ौरन इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो ख्याल किया करें कि अपने बच्चों को आपने एक अच्छी सोच देनी है, उनको पॉजिटिव सोच की तरफ लाना है ताकि नेगेटिविटी जो है वो कम हो सके। जितना हम खुश रहेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, उसी तरीके से बच्चे भी उस चीज़ों को फॉलो करेंगे। आपको पता है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो हमारा फ्यूचर है। और ये एक अच्छी बात थी जो आपसे शेयर करनी थी। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज है हमारे साथ जी डॉक्टर मोहम्मद रजा कुरैशी साहब, जो कि डेंटल सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी डॉक्टर उनैजा अनवर, जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप उनैजा? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, और आज काफी गर्मी है वैसे सब, आप तो सफर करके आए हैं तो कैसा फील हो रहा है? आज मौसम तो काफी गर्म हो गया। पहले तो बीच में बहुत अच्छा मौसम था, आज बाकी काफी गर्मी है बड़ी इसी तरह है। और उनैजा क्या हालचाल है, क्या हो रहा है? ठीक आपको लगता है गर्मी का असर ज्यादा लग रहा है? आवाज नहीं ना निकली उनैजा की। हाँ बस ऐसा ही ऐसा ही है। अच्छा जी, और इसके साथ ही नाजरीन आज इनसे हम बात करेंगे, आपका अंदाजा तो हो गया डेंटल सर्जन है तो दांतों के हवाले से बात करेंगे। और साथ ही उनैजा हमारे साथ मौजूद है तो उनैजा से हम जो है बात करेंगे कि माँ और बच्चे की सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं, माएँ जो है स्पेशली वो किस तरह अपना ख्याल रख सकती हैं, इस पर बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो दांतों के बारे में जान लेते हैं ना कि अपने दांतों की हिफाजत कैसे करें। बहुत सारे हम इन चीज़ों से दांतों के भी बड़े मसाइल हैं, जैसे हम आगे आगे बात करेंगे तो इंशाल्लाह उस पर भी बात होगी। एक्चुअली ऐसे जी, एक तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर देखा जाए तो हमारे जिस्म में मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी ओरल हेल्थ है। क्योंकि आप दांतों का ध्यान रखेंगे तो आपका जिस्म भी सही होगा। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ब्रशिंग आपकी ठीक होनी चाहिए, ट्वाइस अ डे आपको ब्रश करना चाहिए। ठीक है, और डेली रात को जब ब्रश करके ही सोएं और उसके बाद फ्लॉस भी ज़रूर करें, क्योंकि ये एक आइडियल टाइम होता है केरीज डेवलप होने का। अगर हम सपोज रात को हम लोग ब्रश नहीं करते, हाँ। खाना हमारे दांतों के दरमियान फंसा रह जाता है, तो उस टाइम हमारी जो हमारा पोस्चर होता है उसमें एक ये है कि हमारी जो थूक है ना वो सर्कुलेट नहीं कर रही होती मुंह के अंदर। ठीक है, और कुदरती अल्लाह ताला ने थूक के अंदर ऐसे जरासीम कुछ मतलब की चीज़ें बैक्टीरिया पैदा की जो कि आपके दांतों को केरीज डेवलप होने से रोकती हैं। रात को वो सर्कुलेट नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो वो एक आइडियल टाइम होता है बैक्टीरियल अटैक का। ठीक है, और उसकी वजह से फिर केरीज डेवलप हो जाती है। अच्छा, जैसे अमूमन होता है हमारे बच्चे जो होते हैं ना स्पेशली, वो खाते पीते हैं पर ब्रश से इतना दूर भागते हैं ना कि बड़ी मुश्किल से उनको ब्रश करवाना पड़ता है। तो ये इस तरह भी होता है कि वो समटाइम पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, दो दो दिन गुजर जाते हैं, बच्चे ब्रश नहीं करते। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह पे कौन से ऐसे मसाइल है जो पैदा होते हैं? हाँ, उसमें ये होता है जी कि केरीज डेफिनेटली आपकी डेवलप होती हैं, और जो आइडियल
कंडीशन, मतलब कंडीशन होती है जब बच्चे जो रात को मुंह में फीडर लेके सोते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि जो दूध जो होता है वो आपके दांतों के ऊपर डिपॉजिट हो जाए, स्पेशली जहाँ पे गम्स और टीथ आपके जहाँ मिलते हैं ना, वहाँ पे दूध जो है ना वो रह जाता होता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो केरीज स्टार्ट हो जाती हैं। अक्सर आपने बच्चों को देखा तो आते हैं हमारे पास कि वो दांत उनके ऊपर से ब्लैक हो रहे होते हैं, वो एक खास इंडिकेशन होती है कि ये रात को फीडर जो है ना मुंह में रख के सोते हैं और वो दूध वाला, तो वो बेहतर होता है कि रात को जो है ना ये रात को फीडर मुंह में नहीं रखकर सोना चाहिए, ये चीज होती है। अच्छा, ब्रश करने का कौन सा बेहतरीन वक्त होता है? ये भी एक सुबह और रात, ठीक है, और साथ फ्लॉसिंग भी, यानी कि जो स्पेशल फ्लॉसिंग किसको कहते हैं कि धागा आप हमारे डेंटल फ्लॉस मिलते होते हैं, किसी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये स्पेशली विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ साथ ना हमारे दांतों के दरमियान खाने का डिपोजिशन ज़्यादा होता है, तो उसको निकाल, मतलब वो ब्रश से आप उसको मुश्किल होता है निकालना, तो वो फ्लॉस होता है उससे आप निकालना चाहिए। तो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं टूथपिक्स, मैं वो रिकमेंड नहीं करता, टूथपिक्स नहीं यूज़ करनी चाहिए क्योंकि वो गम्स को डैमेज करती हैं। गम्स अल्टीमेटली जब एक बहुत ज़्यादा टाइम से आप यूज़ करते रहे ना, तो वो अपनी जगह छोड़ देते होते हैं, तो वो एक कैविटी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है और खाना ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट होता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि टूथपिक्स की जगह डेंटल फ्लॉस यूज़ किया जाए। सही जी। अच्छा उनैज़ा, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, आजकल जैसे हम देखते हैं ख़वातीन में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मुश्किल भी होती जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, आजकल कौन से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं? केसेस ज़्यादा जो आते हैं वो है जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों का, जो माँ के अंदर बच्चे का पानी है जिसमें उसने रहना है, वो कम होता है, क्योंकि हम लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि हमने अपनी ओरल हाइड्रेशन भी अच्छी रखनी है। आजकल जिस तरह गर्मी का मौसम है तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप पीने की चीज़ें ज़्यादा लें ताकि आपकी हाइड्रेशन अच्छी हो, फिर अंदर बेबी की हाइड्रेशन अच्छी हो, उससे मसले ना हो। बाकी फिर जब कुछ होता है कि अगर लाइकर, जिसको हम लाइकर बोलते हैं, लाइकर अगर कम है तो टाइमली उसके लिए डिफरेंट तरीके हैं। एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं कि लाइक अगर नॉर्मल हम कंसिडर कर रहे हैं, हमारा होता है 5 to 25 की रेंज है। 5 से कम ओलिगो में जाएगा, 25 से चला गया तो वो पोली में जाएगा। इन बिटवीन इज कंसिडर्ड नॉर्मल, बट 10 to 12 होना मस्ट है एक हेल्दी बेबी के लिए। 10 to 12 सेंटीमीटर हम उसको मेजर करते हैं। तो उसमें ये होगा कि अगर लाइकर रिड्यूस हो रहा है तो आप टाइमली जाओ, अपने विजिट्स लो, आपको हम फ्लूइड थेरेपी देते हैं, ओरल हाइड्रेशन अच्छी रखने का बोलते हैं। बाकी उसके बाद जो 5 से कम हो गया उसको, वो फिर हमारे लिए इमरजेंसी होती है। सही, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है उन बेबीज़ को आगे परस्यू करना। तो ये चीज़ थोड़ी फीमेल्स में कम है, वो अपनी ओरल हाइड्रेशन नहीं अच्छी रखती, अपनी हाइजीन अच्छी नहीं रखती, जिनकी वजह से इन्फेक्शंस होते हैं। इन्फेक्शंस फिर आगे उसको प्रेसिपिटेट करते हैं हमारा प्रीटर्म लेबर्स को। ये सारी चीज़ें जो है फीमेल्स को पता होनी चाहिए। अच्छा, क्या आप समझती हैं कि किस तरह वो ख्याल रख सकें, अगर वो प्रेगनेंसी में है तो किस तरह का डाइट उन्हें लेनी चाहिए और वो अपना ख्याल रखें? हाँ, डाइट में देखें हम ये बोल देंगे कि जिस तरह आजकल गर्मी का मौसम है तो फीमेल बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाना पीना शुरू कर देती हैं, तो उससे गले ख़राब होते हैं, बुखार होते हैं। उन चीज़ों का ऐसे बेबी पे इफेक्ट नहीं होता, लेकिन मदर की हेल्थ पर इफेक्ट है। उसके लिए फिर हमें उनको एक्स्ट्रा मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं, और वो हम उसको अवॉइड करने के लिए हम ये बोलते हैं कि आप एक्स्ट्रा ठंडी चीज़ें मत खाएं, लेकिन अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें। पीने की चीज़ें ज़्यादा लो, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, और मीट इनटेक ज़्यादा रखो। जो सप्लीमेंट्स एडवाइस होते हैं उनको, उनका यूज़ प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि वो भी उसी के लिए होता है। अच्छा, एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। शमशेर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं मंजूरी बात कर रहा हूँ दुबई से। जी जी बोलें। मेरा दांत खराब होते हैं, मैं अच्छा टूथपेस्ट भी यूज करता हूँ और 5 वक्त मसाज भी करता हूँ। अच्छा, फिर मेरा दांत दर्द करते खराब होता है, पता नहीं इसका क्या वजह है। कोई मसवाक भी करते हैं, पेस्ट भी करते हैं, उसके बावजूद भी उनके दांत में दर्द। कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब? इसके लिए बेहतर तो ये रहेगा कि एक दफ़ा आप आके हॉस्पिटल चेक करवा दें, क्योंकि हमने करवाने, एक्सरेज वगैरह करवाने होते हैं, तो देखेंगे उसकी रूट की कंडीशन क्या है, और ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसका भी देखेंगे कि दांत बच सकता है कि नहीं बच सकता, क्या सिंपल फिलिंग से काम हो जाएगा, रूट कनाल करनी पड़ेगी, या अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो उसको निकालना पड़ेगा।
तो ये बेहतर ही रहेगा जी, एक दफ़ा अगर आप हॉस्पिटल आ जाए तो सबसे उधर हम अच्छा डायग्नोज कर सकेंगे। वो जाहिर सी बात है, डॉक्टर को आप जब तक चेक नहीं करवाएंगे। अच्छा, वैसे दांत का दर्द बड़ा पेनफुल होता है। ओहो हो, ये मैंने भुगता हुआ है। इसलिए मुझे आइडिया है कि दांत का जो दर्द होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे ही है, कभी ऐसे दांत का दर्द हुआ है? हुआ है। तो वो फिर किस तरह आपको? तो वैसे मैंने बंदे की नींद ही उड़ जाती है ना, 2-2 3-3 दिन बंदा सो भी नहीं पाता। फिर तो गुस्सा इतना आता है ना, शदीद गुस्सा। फिर फौरन भागो हॉस्पिटल, बस किसी तरह रिलीव हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप खुद डॉक्टर हैं, आपको भी कभी दांत का दर्द हुआ? नहीं, अल्लाह शुक्र है, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक दांत बचे हुए हैं। चलो, ये अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं किस तरह के केसेस ज्यादा आते हैं आपके पास? हमारे पास जी ज्यादा आते हैं रूट कैनाल की केसेस। रूट कैनाल जी, रूट कैनाल, क्योंकि वो होता ये है कि देखिए एक इंसानी साइकी है कि जब पेन होगा, एक स्ट्रेस होता है ना, फिर ही बंदा डॉक्टर के पास जाता है। तो इनिशियली तो लोग तब तक बर्दाश्त करते रहते हैं कि जब तक चलो फूड इंफेक्शन है वो निकल गया तो चलो काम चल जाता है। लेकिन जब एक पेन स्टार्ट होता है मोस्टली फिर ही आते हैं, और वो उस टाइम कंडीशन होती है कि आपको रूट कैनाल की तरफ जाना पड़ता है। सही, ठीक है। तो जी, अच्छा, जैसे दांतों में कीड़ा लग जाना और उसके बाद जो है दांत बड़ा खराब हो जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? वो तो देखिए, अगर तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक एग्जामिन करते हैं ना उसमें, ठीक है। अगर तो लगता है कि हम कुछ सिम्टम्स हमने चेक करने, साइन एंड सिम्टम्स चेक करने होते हैं कि अगर सिंपल पेन ऐसा नहीं है, ठीक है, सिर्फ हल्की सेंसिटिविटी है, और फिर तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सिंपल हमने फिलिंग से काम चल जाता होता है, ठीक है। लेकिन अगर पेन होता है, प्रोलॉन्ग कर जाता है और आपको मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है, तो उसके 90% चांस है कि आपको रूट कैनाल की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। और उससे अगर काम बढ़ गया है, ऊपर ओवरऑल स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया है, ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली आपको दांत निकालना पड़ता है। सही जी। तो फिर वो कितना जो रूट कैनाल करते हैं वो कैसे करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है? हाँ, रूट कैनाल के लिए आपको ये करना होता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंजेक्शन लगाएंगे, उस एरिया को सुन करते हैं, ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, और उसके बाद फिर हमने इसका ओपन करना होता है चैम्बर किसको हम कहते हैं कि जो दांत के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स आ रही होती है, नर्व सप्लाईज में ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उस तक हमको अप्रोच करना पड़ता है, ठीक है। वो जब अप्रोच हो जाती है उसके बाद फिर हम आगे हमारी रूट्स स्टार्ट हो जाती है, रूट कैनाल्स होती हैं, ठीक है। हर जो रूट है उसके अंदर छोटी छोटी सी, आप ये समझिए कि कैनाल सी होती है, समझिए कि नाली, एक लेमैन टर्म है ना, तो उसको वहां से हम जितनी भी हमने ब्लड वेसल्स या नर्व्स होती हैं उसको हमने खत्म करना होता है, ताकि पेन की जो सेंसेशन है वो खत्म हो जाए, ठीक है। वो करके उसके बाद हमने उनको रूट को फिल कर लेते हैं, क्राउन को भी फिल किया और उसके बाद फिल करके भेज देते हैं पेशेंट को। ये होता है। अच्छा जी, एक होता है डेड करना दांतों को, वो यही सेम चीज होती है जी। इसके मतलब डिफरेंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट को एक लेम टर्म में आप दांत को डेड करना भी कहते हैं, ये चीज होती है। जी। अच्छा, इस तरह के बहुत सारे डॉक्टर्स गली मोहल्लों में भी बैठे होते हैं जो आप ये समझते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम दांतों का जो इलाज है वो बड़ा महंगा समझा जाता है, ठीक है। और फिर जो कुछ क्लिनिक्स पे जो लोग सीख रहे होते हैं वो लोग जाकर अपनी ही क्लिनिक्स बना लेते हैं और फिर वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, चाहे उनके पास डिग्री है या नहीं। अगर उन्हें बस उनको पता चल जाता है कि हाँ ये टेक्निक्स हैं, इनको इस्तेमाल करके आप जो है ना, लेकिन वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इस तरह के डॉक्टर्स जो हैं वो फिर आपके लिए वबाले जान भी बन जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे डॉक्टर्स के बारे में? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना और एक ऐसे क्लिनिक वाले डॉक्टर के पास जाना, क्या फ़र्क है, क्या समझते हैं, क्या कहेंगे हमारे? तो मतलब बेसिकली हम इसको क्वैटरी कहते होते हैं ना, ठीक है। तो एक टेक्निक मतलब लोगों को आइडिया हो तो जाता है, लेकिन बारीकी तो नहीं समझ आ सकती ना आपको, ठीक है। आपको एक्स मोस्टली रूट कैनाल्स नहीं कर सकते होते, ठीक है। वो सिंपल दांत लगा लेंगे, लेकिन ये एक बड़ा एक टेक्निकल काम है रूट कैनाल ट्रीटमेंट ना। तो बेहतर होता है, मैं तो ये रिकमेंड करूँ कि आपको डॉक्टर के पास ही आना चाहिए, क्योंकि देखो एक तो जहाँ तक आप पैसों की बात करें, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो डेंटिस्ट्री फील्ड है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन देखिए ना, खाना भी आपने यहीं से ही है, ठीक है ना, और अल्टीमेट आप चबा नहीं सकेंगे तो फिर आपको फिर बंदा मजबूर हो जाता है कि अब मैं ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम तक हालत आपकी ख़राब हो चुकी होती है जब आप आते हैं डॉक्टर के पास। तो बेहतर है इनिशियली बंदा आ जाए, एक क्वालिफाइड बंदे के पास आए, इनिशियली आपके पैसे भी कम लगेंगे, आप एक हेल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा और आप बंदा भी हेल्दी रहता है। लेकिन जब एक चीज़ क्वैक के पास जाके आप अल्टीमेटली दांत ख़राब कर जाते हैं, फिर क्या होता है कि दांत निकालना पड़ता है, ठीक है, और वो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसके बाद, जो है ना। तो मेरा तो ये मशवरा है कि बेहतर है कि थोड़ा सा अगर
इनिशियली थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अच्छे डॉक्टर पास चले तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे वैसे डॉक्टर्स को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए ना। हाँ ये भी है, हाँ, ये सही कह रहे हैं। पेशेंट करके चले, पेशेंट नहीं, आया नहीं, है इसमें तो कोई जाहिर शक सी नहीं, बात बिल्कुल, है, उनको बिल्कुल भी थोड़ा रिलीफ मिले तो वो फिर आसानी से आ जाते हैं। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह अभी दांतों का हम ख्याल रखना चाह रहे हैं, कोई जी। पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, दांत आपके बिल्कुल ठीक है, लेकिन कितने टाइम बाद आपको अपने दांतों को चेकअप करवाना चाहिए? 6 मंथ्स 6 मंथ बाद एटलीस्ट जो है वो लाजमी आप अपना चेकअप करवाएं। ऐसे। ठीक है, अगर कोई कोई खराबी होगी तो वो नजर भी आ हाँ जी, ऐसे जाए, होता आ है। जाएगी। अच्छा मुरैजा ये बताएं कि जिस तरह एक माँ है वो अपनी, हमें भी हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, हम मेंटली बड़ा स्ट्रेस में हैं, किस तरह वो अपना ख्याल रख सकती है, इन चीज़ों से किस तरह निकल सकती है, क्योंकि इसका असर बेबी पे भी पड़ता है अगर माँ स्ट्रेस में है तो? देखिए, मदर की हेल्थ इम्पोर्टेंट है। अगर मदर हेल्दी है, बेबी ओब्वियसली हेल्दी होगा। एज सच स्ट्रेस फैक्टर, वही मैं दोबारा कहती हूँ कि वो स्ट्रेस फैक्टर इंड्यूस करेगा आपकी लेबर को, ठीक है, वो वरना एज सच बेबी पर इफेक्ट नहीं जाता। लेकिन जो मदर की हेल्थ का बेबी पे इफेक्ट जाएगा, उसको न्यूट्रिशन अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ बेबी ने मदर से लेनी है। तो जैसी मदर की हेल्थ होगी, वो डिपेंड करता है कि मदर की हेल्थ पे कि उसकी डिलीवरी की टाइमिंग्स कम या ज़्यादा या टाइम पे हो रही है, उन चीज़ों पे इफेक्ट आ जाता है। अगर एक स्ट्रेस्ड आउट मदर है तो उसको प्रीटर्म लेबर्स आती हैं, या फिर उसकी ओब्वियसली अगर स्ट्रेस्ड है तो वो अपना डाइट अच्छी नहीं ले रही, वो इफेक्ट आ जाता है उस पर। तो ये चीज़ें हैं जो कि सुपर इम्पोज्ड आप कह सकते हैं कि ज़्यादा, मतलब डायरेक्ट इफेक्ट उसका नहीं है। अच्छा फिर इस दौरान जो है आपको जिस तरह खून की कमी भी हो जाती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसमें ये होता है कि अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो हम ओरल दे देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं। अगर मिड है तो फिर हम IV आयरन जो होते हैं, ड्रिप्स, जिसको लेमैन में कच्चे खून की बोतल बोलते हैं, वो लगा देते हैं। और अगर नियर टर्म है तो फिर ओब्वियसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि वो हम लोग डिसाइड करते हैं एक तो जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग, और दूसरा कि कितनी कमी है उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि ये किस चीज़ से पूरी हो जाएगी। लेकिन वो ज़रूरी है। अगर मदर एनीमिक होगी तो वो भी एट द एंड जाके उसमें एंड होती है कि आप लेबर प्रेसिपिटेट कराती है। ठीक है, उसमें बच्चे को जो है कोई इस तरह का उसमें बच्चों में भी होता है। अच्छा, अगर माँ की उसमें आ गई तो फिर बच्चे में भी खून की कमी हो सकती है? नहीं, बच्चे में खून की कमी नहीं हो, जो बच्चे की हेल्थ है विद इन द यूट्रस, उस पे इफेक्ट पड़ सकता है। मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी हम रूट कनाल पे बात करें, अब डिफरेंट टेक्नोलॉजी भी आ रही है, जद्दत भी आती जा रही है, उस हवाले से बताएं, ब्रेसेस जो है दांतों में लगाए जाते हैं, उसमें अब कौन कौन से ब्रेसेस लग रहे हैं दांतों? एक तो नॉर्मली जो हमारे ब्रेसेस अब नॉर्मली देखते हैं लोगों ने लगवाए, तारे लगी होती हैं, ठीक है। उससे हट के अब नई चीज़ एक आई है, वो है उसको हम इनविजिबल अलाइनर्स कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो एक प्लास्टिक शीट सी बन जाती है, आपके दांतों को कवर कर लेती है, ठीक है। और उसमें कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और वो जो हमारे यानी कि जिस दांत को हमने जिस हिसाब से रोटेट करना है ना, उधर एक हम प्रेशर पॉइंट लगा देते हैं, वो उस दांत पे प्रेशर डालते हैं और वो ऐसा ऐसा उसको रोटेशन कॉज करता है उसमें, ठीक है। तो ये ट्रेस चेंज होती रहती हैं आफ्टर एवरी 2 वीक्स, ठीक है। और ये ट्रीटमेंट चलता है ऑलमोस्ट कोई 1 ईयर 1.5 ईयर तक चलता रहता है, ये चीज़ है इसमें। अच्छा, मतलब उसमें आप 2 वीक के बाद आप चेंज करते हैं या ट्रे चेंज करते हैं? अच्छा, जी, मतलब हर ट्रे, क्योंकि उसने अगर एक ट्रे ने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो फिर तो उसका फायदा नहीं है। वो ज्यादा पेनफुल नहीं है? नहीं, वो पेनफुल नहीं, वो सिर्फ हल्के से प्रेशर पॉइंट, तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक प्रेशर तो फील होता है, ठीक है। तो ये तो वो कितना कॉस्टली है? ये नॉर्मल ब्रेसेस से थोड़ा सा कॉस्टली है। अच्छा जी, तो ये हर कंपनी का, मतलब ये डिफरेंट कंपनीज, मतलब हम लोग इनिशियली हम उनका इम्प्रेशंस लेते हैं, स्कैन्स करते हैं पेशेंट का, ठीक है, वो हम स्कैन्स भेजते हैं उन कंपनी के पास ना, तो वो फिर ट्रेज हमें बना के भेजती होती हैं, ठीक है। वो फिर हम पेशेंट को देते हैं और वो आफ्टर एवरी 2 वीक्स चेंज होती है। अच्छा, अब तो डिफरेंट वो आ गया ना, तो जैसे स्माइल भी आप अपनी बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है? उसमें तो काफ़ी दांतों का हाँ, अब देखिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। अब देखें एक जो स्माइल है उसमें ये कि बाज़ लोगों का दांतों का अगर कलर चेंज है, ठीक है, अगर तो सिंपल आपका पॉलिशिंग स्केलिंग से मसला हल हो जाता है, वो वेल गुड, ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर कुछ लोगों को कंपोजिट फिलिंग्स करनी है, जिसको हम लाइट वाली फिलिंग कहते होते हैं, उसे करके हम उसको बेहतर करते हैं।
अगर उससे भी काम नहीं चलता तो फिर हम जाते हैं आप ये समझे कवर्स की तरफ जाते हैं जी। ठीक वो है। लेकिन वो बिल्कुल कोशिश करते हैं कि नेचुरल कलर रहे, लेकिन वो आपका जो मतलब कि जो एक शेड्स जो खराब होते हैं उसको काउंटर कवर कर लेते हैं जी, करते कवर हैं। कर लेते हैं जी। ठीक है। जी अच्छा, उसमें भी जाहिर सी बात है ये थोड़ा एक्सपेंसिव ही हो जाता है, ये जी, चीज़ें वो हो आपने जाता है, हाँ उसमें जी जानी है। अरे दांतों में जो पिलाहट हो जाती है, जी अच्छा उसके बाद स्केलिंग आप करते हैं, जी बहुत सारे बिल्कुल। लोग उनका ये कहना है कि जी स्केलिंग के बाद जो है आपका कैल्शियम जो है वो ख़त्म हो जाता है और दांत बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, क्या ये ठीक है? नहीं, ये एक टर्म गलत है। वो बेसिकली होता क्या है कि जब स्केलिंग जो है ना, मतलब मेरे नज़दीक देखा जाए तो सबसे काम आसान भी है लेकिन है भी टेक्निकल काम। वो टेक्निकल काम किस तरह है कि अल्लाह ताला ने हमारे दांतों की ना बेसिकली 3 लेयर्स बनाई हैं, ठीक है। ठीक है। जो सुपरफिशियल लेयर है ना, ये एक ऐसी एक हार्ड लेयर है कि ये जब तक इसको आप पेनिट्रेट नहीं करते ना, आपको कोई ऐसा सेंसिटिविटी नहीं होती, ठीक है। जब हम स्केलिंग कर रहे होते हैं, अगर कोई जो नया डेंटिस्ट या तो थोड़ा सा अगर लापरवाही कर रहे हैं, तो वो आपकी जो सुपरफिशियल लेयर होती है दांतों की, वो स्क्रैप ऑफ हो जाती होती है, वो उतर अच्छा। जाती होती है, ठीक है। सही। वो क्या है कि जी आपके जी दांतों को बिल्कुल वाइट करने के चक्करों में जो है ना, वो लोग बात मतलब थोड़ी बहुत किसी जगह गलती कोताही होगी, तो वो उसे जब वो आप सुपरफिशियल लेयर उतार देते हैं, तो फिर दांतों की क्या होती है, सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती सेंसिटिविटी होती है ज़्यादा जी। हो जाती है, हाँ। तो वो फिर बाद में जाके फिर आगे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वैसे भी तो दांतों में जैसे अब ठंडा लगना, गर्म लगना, ये थोड़ा होता है, दांत बड़े सेंसिटिव होते जी, हैं, वो किस वजह से होते हैं? वो इसीलिए होते हैं जी कि जब कीड़ा, सपोज मैं आपको बताऊँ, अगर जब केरी स्टार्ट होती है हमारी, ठीक हाँ। है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सुपरफिशियल लेयर है उसको एसएच अगर कोई डैमेज कर रहा है तो तब तक आपको एसएच फीलिंग नहीं आती। जब वो सुपर यानी कि जो हमारी बेसिकली 3 लेयर्स है ना, इनिशियली जो हमारी वो एनेमल उसको हम कहते हैं जो हार्ड लेयर है, ठीक है। फिर डेंटिन होती है और उसके बाद हमारा जो है वो पल्प चैम्बर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब एनेमल को केरीज स्टार्ट हुई एनेमल में तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता, जब डेंटिन में आती है ना तब आपको सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जब डेंटिन को भी क्रॉस कर जाती है, पल्प चैम्बर की तरफ जाती है, तब पेन स्टार्ट हो जाता होता है। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, ठीक है। तो बेहतर होता है कि अर्ली स्टेजेस में फिलिंग करवा लीजिए ताकि वो आपकी जो एक एरिया वो क्लोज हो जाए और आपकी सेंसिटिविटी वगैरह खत्म हो जाए। खत्म हो जाए, सही। अच्छा, उनेजा से भी जानेंगे। उनेजा फाइब्राइड ऐसी बीमारी है जो बहुत कम खवातीन को पता होती है। अवेयरनेस के हवाले से भी अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये बिनाइन डिजीज़ है, इसी वजह से मोस्टली ये सिम्टम्स कॉज नहीं करती। ठीक है। तो अनटिल अनलेस के फाइब्रॉइड का साइज इतना बड़ा हो गया है कि वो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब कर रही है, प्रेशर सिम्टम्स आ रहे हैं उसकी वजह से कि वो आपके ब्लडर पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है जिसमें आपको यूरिनेशन में इशू हो रहा है। तो जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो या पेन ये कॉज करवाता है जब होता है, तो जब ये इश्यूज आते हैं फिर फीमेल्स हमारे पास आती हैं। अदरवाइज बिनाइन डिजीज़ है, डिफरेंट साइजेस होते हैं फाइब्रॉइड्स के, डिफरेंट टाइप्स होती हैं फाइब्रॉइड्स की। और मतलब स्मॉल साइज फाइब्रॉइड को कुछ नहीं करते, वो कुछ कहती भी नहीं है। अच्छा। तो लेकिन कुछ फीमेल्स का होता है कि अगर रसोलियाँ हैं हमें और हमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, तो ये प्रेगनेंसी में ऐसा कोई हर्डल क्रिएट नहीं करते बिकॉज बिनाइन डिजीज़ है। अनटिल अनलेस इनकी वजह से आपकी यूट्राइन वॉल थोड़ी ख़राब हो रही हो। उसमें इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं फाइब्रॉइड्स की, उनमें से एक टाइप जिसको हम बोलते हैं सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स। अच्छा। अगर वो होता है कि वो विद इन द वॉल ऑफ द यूट्रस होगा, इनसाइड द कैविटी होते हैं वो। अच्छा। वो थोड़ा सा करवाते हैं, इनफर्टिलिटी कॉज करवाते हैं क्योंकि उसमें हमारी यूट्राइन वॉल थोड़ी ख़राब होती है। अच्छा, उन सही। फाइब्रॉइड्स की वजह से। तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है फर्टिलिटी का। अदरवाइज फाइब्रॉइड्स से इनफर्टिलिटी नहीं होती। इनके साथ भी आप कंसीव कर सकते हो, इनके साथ आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी रहती है, इनके साथ ही आपका डिलीवरी भी हो सकती है। ठीक है, मतलब क्या इनका होता है जिस तरह आप बता रही हैं ना कि इसकी टाइप्स होती हैं, तो कौन सी टाइप ऐसी है जो नुकसान पहुंचा सकती है ज़्यादा? वही जो मैं बता रही हूँ, सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स जो होते हैं उनमें, क्योंकि मेन कंसर्न फीमेल्स का होता है प्रेगनेंसी, तो वो थोड़ी सी हिंड्रेंस कॉज करती है बिकॉज वो वॉल को इरेगुलर कर देगी। अदरवाइज जो बाकी दूसरी टाइप्स हैं वो इतना इशू नहीं क्रिएट करती अनटिल अनलेस उनका साइज इतना बड़ा हो गया कि उनकी वजह से आपको पेन हो रहा है और प्रेशर सिम्टम्स क्रिएट कर रहे हैं, या फिर फाइब्रॉइड्स ऐसे हैं जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर कर रहे हैं। इसमें मोस्टली होता है कि पेशेंट आती है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ। ठीक है, उनको ज़्यादा। हाँ, तो उनका होता है कि फिर इनमें डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। फिर अगर तो एज बेयरिंग है, मतलब
30 है या इस तरह कम एज की है और उनकी फैमिली अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम जस्ट मायोमेक्टमी करते हैं कि हम ओनली फाइब्रॉइड्स को रिमूव कर देंगे। ठीक है। और अगर एज ज़्यादा है और सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो फिर हम हिस्टेक्टमी कर देते हैं। ठीक है, वरना मेडिसिन से आप इसको मतलब मेडिसिन से ये ख़त्म नहीं हो सकती। मेडिसिन से हम ये कर सकते हैं कि हम उनके साइकिल, जो ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है उसको कंट्रोल करें, पेन को कंट्रोल कर लें, ये हो सकता है। लेकिन मेडिसिन से ये रिग्रेस नहीं होती अनटिल अनलेस आप मेनोपॉज की तरफ चले गए हो। कुछ होते हैं कि साइज़ इतने नॉर्मल होते हैं साइज़ के कि आप आफ्टर मेनोपॉज वो खुद से रिग्रेस करना शुरू कर देते हैं। सही। तो क्योंकि ये हार्मोन बेस्ड होगा ना, तो हार्मोन बेस्ड जो होती हैं वो फिर मेनोपॉज होता है, हार्मोनल चेंजिंग्स आती हैं तो कुछ फाइब्रॉइड रिग्रेस हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर ओब्वियसली ट्रीटमेंट। अच्छा, मेन सिम्टम्स क्या है इसके? मेन सिम्टम्स पेन और फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन होगी। पेन के साथ पेशेंट्स आती हैं कि बर्निंग मेंस्ट्रुएशन है, पेशाब जल के आ रहा है, ये सिम्टम्स। पेन होगा और हैवी साइकिल, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, हाँ, ये पेशेंट्स की मेन कंप्लेंट होती है। ठीक है, तो फिर इस तरह के पेशेंट को अपना ख्याल किस तरह रखना चाहिए? देखिए, इसका मेन जो ट्रीटमेंट है ना वो सर्जरी है। अच्छा। मेडिसिन से ये रिजॉल्व नहीं होते, हम अगर सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। अगर फीमेल्स हम टाइम है फीमेल के पास, उसकी अभी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम उसको कंटिन्यू ही रखते हैं, उसका हम नहीं करते या मायोमेक्टमी कर देंगे, हम उस फाइब्रॉइड को रिमूव कर देंगे, यूट्रस एज इट इज़ रहती है। ठीक है, ताकि वो कंसीव कर सके, उसका जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएं, मतलब फर्दर इश्यूज ना क्रिएट करेगा। अच्छा, जिनकी यूट्रस आप रिमूव हो जाती है उनके तो फिर बहुत ज़्यादा मसाइल देखने में आते हैं, उनको किन किन मसाइल का ज़्यादा उनका ये होता है कि देखिए यूट्रस, उसके साथ होती है हमारी ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब्स। ओवरीज से हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को वो करते हैं। जब हम हिस्टेक्टमी करते हैं तो हमें पेशेंट्स को ये बताना होता है कि आपको हार्मोनल चेंजिंग्स आएंगी, जिसमें ये होता है कि आपको हॉट फ्लैशेस आते हैं। अक्सर फीमेल्स आती हैं कि हमारे पाँव सड़ते हैं, हमारी जिस्म से हीट निकलती है और मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, बोन्स की इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें फीमेल्स को बतानी होती हैं कि ये सिम्टम्स आएंगे, लेकिन उसका भी ट्रीटमेंट है कि हम हार्मोनल थेरेपी पर डाल देते हैं। ठीक है, मतलब उसका भी इलाज मुमकिन है हार्मोनल थेरेपी पर। हाँ सही है। अच्छा डॉक्टर, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, तो ब्रश आपका किस तरह चाहिए? मोस्टली तो लोगों को ये नहीं बताना कि हमने अपने दांतों का ब्रश जो है वो किस तरीके का इस्तेमाल करना है। सॉफ्ट ब्रश मैं रिकमेंड करूँगा। अच्छा, ये सॉफ्ट ब्रशेज यूज़ करने चाहिए क्योंकि ये 3 टाइप्स में आते हैं, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड में। हाँ, तो बेहतर ये होता है सॉफ्ट यूज़। कुछ लोग तो बहुत हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं ना, उससे क्या समझते हैं कि शायद हमारे दांत जो है वो बड़े अच्छे रहेंगे। हाँ जी, लेकिन उससे नुकसान होता है ना कि आपके दांत जो है ना वो अर्ली वेयर एंड टेयर हो जाती है उसके अंदर। वो फिर सेंसिटिविटी तब भी बढ़ जाती है अब इस तरह का हार्ड ब्रश अगर यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, दांतों के हवाले से ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह दांतों में पस पड़ जाती है, आपको समटाइम जो है ना दांत बहुत ज़्यादा पेन भी करता है, कुछ लोग बड़ा अवॉइड करते हैं, कहते हैं अच्छा कुछ ठीक हो जाएगा, खुद ही कोई घर के टोटके भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या ये सही है? इस तरह के जाहिर सी बात है उसकी वजह से पस पड़ जाना, तो वो तो इन्फेक्शन हो जाता है। जी बिल्कुल, उसके लिए हम बेहतर रहता है जी एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करते हैं 3 to 5 डेज़ के लिए। ठीक है, और जब पस ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते होते हैं, क्योंकि अगर पस है उसके अंदर जो हम इंजेक्शन लगाते हैं वो इफेक्ट नहीं करता होता। ठीक है, उसके लिए बेहतर होता है कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक कवर देंगे, बस आपकी ख़त्म होगी फिर हम आके ट्रीटमेंट करते हैं। और मेडिसिन बेहतर रहता है कि मेडिसिन ही यूज़ की जाए, क्योंकि अगर आप देसी टोटके यूज़ करते हैं मेरा नहीं ख्याल कोई इतना इफेक्टिव होते हैं वो जी। अच्छा, जैसे उसका मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हो तो थोड़ी उसकी हैवी होती है, उसकी वजह से स्टमक में आपका जो है वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? वो फिर हम मेडिसिन चेंज कर देते होते हैं ना। कुछ बाद लोगों को अगर सपोज किसी मेडिसिन से सेंसिटिविटी है, एलर्जिक रिएक्शन कुछ भी हो जाता है, तो वो फिर हम मेडिसिन की टाइप चेंज कर देते होते हैं उसमें। ठीक है, तो मैं उससे आपके भी ज़्यादा स्टमक जो है वो डिस्टर्ब जी, नहीं होता। ऐसी ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह अभी हम ब्रेसेस की बात कर रहे थे, फिर उसके बाद जो है आपने ब्रेसेस पे जो लोग लगवाते हैं दांतों को सीधा करने के लिए, उसके लिए क्या टाइमिंग होती है कि कितने टाइम बाद आपके आके आपने चेक करवाना है और आपके दांत जो है वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, कितना टाइम? देखिए, ब्रेसेस जो है ये एक
ट्रीटमेंट ऐसा है कि जो काफ़ी अर्सा चलता है, तकरीबन 1.5 से 2 साल के लिए चलता है उसका ट्रीटमेंट, ठीक है। ठीक है। तो आपको जब हम सपोज जो हम तारें वगैरह लगाते हैं, हमने इनको विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने कुछ ना कुछ चेंजेस करनी होती हैं, तो वो हम रिकॉल करते हैं पेशेंट को आफ्टर एवरी 20 डेज के बाद ना, ठीक है। 2 हफ्ते बाद उनको बुलाते हैं, जो चीज़ हमने चेंज करनी है वो चेंज करते हैं, क्योंकि एकदम से हम फोर्स लगा के दांतों को सीधा नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो क्या होता है कि अल्टीमेटली जो बोन की जो नर्व सप्लाई या ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं और बोन टीथ नेक्रोटिक हो जाते होते हैं। अच्छा, ठीक है जी, उसमें मतलब कि उसकी जो ब्लड ये सारा खत्म हो जाता है ना, ठीक है। तो इसीलिए हमने स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से चीज़ चलनी है, ताकि बोन जहाँ पे हमने मूवमेंट करानी है वहाँ पे रिजॉर्प्शन भी होती है, तो वो विद द पैसेज ऑफ आराम आराम से चीज़ें चलती, इसलिए इसको टाइम ज़्यादा लग जाता तो है। उसमें फिर ब्रश करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। जी होता तो वो है, तो फिर उसमें ज्यादा दांत जो है वो केयर मांग रहे होते हैं। कोई शक नहीं है जी। उसमें ये होता है कि आपने नॉर्मल अपनी ब्रशिंग भी करनी होती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको आफ्टर 5 कुछ अरसे बाद आपको स्केलिंग भी करानी पड़ती है उसके अंदर। अच्छा, उसके लिए जी बड़ी बिल्कुल। हुई है। अच्छा जी, आप हमारे व्यूवर्स को, देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें? बस मैं तो यही कहूँगा कि दांतों का ध्यान रखें और पैसे बचाएं। अपनी स्माइल को है ना वो ज्यादा बेहतर है। आप क्या कहना चाहेंगे उनैजा? अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, डाइट का ख्याल रखें, प्रॉपर विजिट्स लें, बाकी क्वैक्स से बचें, क्योंकि गायनी के भी क्वैक्स बहुत ज़्यादा हाँ, हैं। इस तरह तो की खवातीन भी हाँ, बड़ी बैठी हुई हैं। काफ़ी केसेस कॉम्प्लिकेट होकर आते हैं, तो उनसे बचें। वो इतने एक्सपीरियंस नहीं होते, वो आपको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में डाल देते हैं, तो वो फिर डॉक्टर के लिए मुश्किल होता है उसको मैनेज करना। सही। तो इस तरह की हम वाकई देखते हैं केसेस ना, समटाइम मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है कि अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो बहुत सारी ऐसी खवातीन जो है वो इस तरह की जो बैठी होती हैं, जिन्होंने अपने क्लिनिक बनाए हुए हैं, तो उनसे फिर केसेस इस तरह के संभाले नहीं जाते, वो उल्टा अगले बंदी जो है वो खतरे में पड़ जाती है, बच्चा भी और उसकी माँ भी जो है ना वो और जो घर वाले होते हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा होता कि हम बजाय के इस तरह के जो प्रोफेशनल नहीं है उनके पास लेकर चले जाते हैं, जिसमें हम लोगों को फिर ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके साथ ही ना आपको दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाई, क्योंकि दांतों के बड़े मसाइल होते हैं। हमने सोचा कि चले दांतों, कितने सारे डॉक्टर्स आते हैं तो दांतों का भी आना चाहिए, ताकि दांतों की हिफाजत के बारे में भी हमें पता हो। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी। आज हैं हमारे साथ मोहम्मद अबू बकर साहब, जो कि एलुमनाई यूएस एम्बेसी पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी खिजर एहतशाम, वो भी एलुमनाई हैं यूएस एम्बेसी पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और जैसा कि नाज़रीन, आजकल हम देखते हैं इंग्लिश हमारे मुआशरे की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर बच्चों को स्पेशली अपने कॉन्फिडेंस को ग्रूम करने के लिए, अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती हैं हर इंसान को, कि किस तरह वो अपना मुस्तकबिल जो है वो रोशन कर सकते हैं, बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इस हवाले से आज इनसे जानेंगे। इनसे पहले जान लेते हैं कि इनकी जर्नी जो है वो कैसी है। सबसे पहले तो अबू बकर तारिक अच्छा, मैंने आज सोचा है कि मैं सराइकी में इस चीज़ को लेकर चलें, क्योंकि हमारा जो खिता है यहाँ पर जनूबी पंजाब, स्पेशली बहुत सारे लोग जो हैं वो सराइकी हैं, और जिनको मैं समझती हूँ कि हम आसान लफ्ज़ों में उनकी ही ज़ुबान में समझा सकें। अच्छा, ये सौ तारी जर्नी की मेरी जो एडमिशन कीता उन्हें बाद जड़ा है उनका मैं चाहता कि काफ़ी सारी जेडे सारे व्यूवर्स दे दे पे उन्होंने को पता लग सके। बिल्कुल, ये गल 2018 दी है। मैं उदू ग्रेजुएशन करेंदा वदा हूँ ते मैनू पता लगा बई साडा जिहड़ा खानेवाल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रोग्राम करवाया जा रहा है अमरीकन एम्बेसी की तरफों। मैनू पता लगा, मैं अप्लाई किया ते पता मैनू लगा मेरे एक उस्ताद उस फेसबुक पे शेयर किया। ठीक है, ये बारे मैं अप्लाई किया ते मैनू उन्होंने कॉल आ गई शॉर्ट लिस्टिंग तो बाद कि तुहाडा ना फलां तरीक नूं टेस्ट है। अच्छा, पहले तो मैं बड़ा परेशान होया, मैं क्या भाई अप्लाई मैं कर बैठा ते पता हुण मेरा टेस्ट ही क्लियर हो सी या ना हो सी, लेकिन खैर मैं अल्लाह का नाम लैके लगा गया, टेस्ट दिता ते उस तो बाद तकरीबन 2 हफ्ते बाद मैनू कॉल आ गई उन्होंने कि हुण तुहाडा इंटरव्यू। मैनू बड़ी खुशी हुई, मैं क्या भाई ठीक है जी, एक
मरला तो मुकम्मल होया, टेस्ट मेरा क्लियर हो गया। हुण अग्गे इंटरव्यू च मैं बात मैनू डर लग गया, मैं पता मेरा इंटरव्यू क्लियर होंदा नहीं होंदा लेकिन अल्लाह ताला दा करम आई, वालदैन दी दुआवां, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। सही। मैं बेसिकली कीता इंग्लिश वर्क्स कोर्स। अच्छा। ये जिहड़ा कोर्स है ये 6 महीने ते मुश्तमिल होंदा ते इहदे विच जिहड़ा 17 साल तो लैके 25 साल दे जिहड़े तालिब इलम होंदे ना उन्हां नू रीलो एक इदारा है, रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस, ठीक है, इस्लामाबाद बेसिकली दा दफ्तर है ते ये मुख्तलिफ पाकिस्तान दे जिहड़े एरियाज हैं ना उहदे विच मुख्तलिफ प्रोग्राम जिहड़े इंग्लिश दे हवाले दे नाल ये अरेंज करैंदा है। ठीक है। ते वो 17 तो लैके 25 साल तक के जिहड़े नौजवान हैं ना रीलो उन्होंने ये मौके फराहम करता है ते US कौंसलेट जनरल लाहौर जिहड़ा है उहदी मुआवनत भी रहिंदी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ियां वो कोलैबोरेट करदियां हैं। उस तो बाद पब्लिक सैक्टर यूनिवर्सिटीज़ जिहड़ियां वो भी जुड़ चुकियां हैं रीलो दे नाल। अपने इत्थे हुण मुल्तान विच यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का जिहड़ा कैंपस है उत्थे कोर्स करवाया जा रही है इंग्लिश एक्सैस प्रोग्राम। ठीक है। ते ओहदे बारे खितर भाई तुम दसे सन ते खैर मैं 6 महीने का जिहड़ा कोर्स कीता है वो करन तो बाद मेरे अंदर बड़ी तब्दीलियां जिहड़ियां ना वो पैदा हुई। मेरी पर्सनैलिटी के अंदर भी एक निखार पैदा होया। मैं जैसे कि तुसां खुद ही मैंने तारफ करवाया मेरा ताल्लुक खानेवाल दे इलाके कबीरवाला तो है। ते मेरी ग्रैजुएशन तो बाद जदों मैं यूनिवर्सिटी एडमिशन लिया पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के अंदर ते मैं जिसले अपना पहले तो इंट्रो करवाया ते बड़े वो मतलब बड़े खुश भी होए ते बड़े मतलब उन्होंने हैरानगी भी हुई कि जनूबी पंजाब दे एक मतलब इलाके तो एक बंदा आया है। हाँ। ते वो टेस्ट क्लियर किया। जी बिल्कुल। ते वो अपना तारुफ जिहड़ा मैं करवाया तो मैनू बाकायदा क्लैप करके मेरे जिहड़े इंस्ट्रक्टर हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट दे उन्हें मेरी तारीफ भी की। उन्हें कहा भी बड़ा थोड़ा बोलचाल का अंदाज बड़ा अच्छा है। उन्हें पूछा थोड़ी स्कूलिंग कितों, इस तरीके कर उन्होंने सवाल मेरे को पूछे बात मैं उन्होंने दसिया बात वाकई भी तुसां जिहड़ा ना कुछ सीख के आए हो। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मैं 2 साल का अपना अरसा गुजारिया, उहदे विच मैनू बड़ा फायदा दिता है इस इंग्लिश वर्क्स के प्रोग्राम में। सही। मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ दे विच मैनू हिस्सा मिलता रहा। मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन भी को करिकुलर की जी रिजर्व सीट होंगी है ना उस होया ही। अच्छा। मैं अलहमदुलिल्लाह आप कह सकते हो तुसां के मल्टी टैलेंटेड अल्लाह ताला की तरफों मैनू कुछ सलाहियतां अल्लाह ताला दित्तियां। मैं नात खां भी हाँ, सिंगर भी हाँ। अच्छा माशाअल्लाह। मतलब वो डिबेट भी कर लेना मैं। मतलब ये प्रोग्राम की वजह तो करके तेरी पर्सनालिटी जिहड़ी है ना वो काफी ग्रूम थी। जी बिल्कुल। और जिहड़े तेरे टैलेंट है वो भी सामने आया है। बिल्कुल बिल्कुल। सही। मैं अपनी यूनिवर्सिटी जिहड़ा मैं अपना अरसा गुजारिया मैं मुख्तलिफ जिहड़ी सोसाइटीज़ हैं उन्हां नाल मैं इन टच रहा ते अल्लाह ताला दा करम मेरे ते इतना होया कि जिहड़े उत्थों दे साडे प्रोफैसर हजरात हैं या जिहड़े भी स्टूडेंट सोसाइटीज़ चला रहे हैं उन्हें मैनू बड़े मौके दिते ते मैं 2019 तो लैके जिहड़ा 20 दा सैशन आई उहदे विच मैं वाइस प्रेजिडेंट रही हाँ पंजाब यूनिवर्सिटी दा जिहड़ी कमेटी होंदी है ना इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाइंदी है। ठीक है। मुख्तलिफ सोसाइटियां बनी होंदियां ना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ते मैनू एजाज़ हासिल होया भी मैं 1 साल पूरा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर मुख्तलिफ इवेंट्स जिहड़े वो ऑर्गेनाइज करवाए। माशाअल्लाह। मतलब इत्थों अंदाजा ला सकते हो कि ये तक प्रोग्राम जिहड़ा है वो कितना फायदा दे सकते कि अगर आने वाली जिंदगी है ना। बिल्कुल। अच्छा कितना अरसा थी कि तक कोर्स कीते हुए? मैनू तकरीबन 4 साल होने वाले प्रोग्राम कीते हुए। ठीक है। ते मैनू मेरी यूनिवर्सिटी की तरफों एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस होंदी पई आई उहदे विच जिहड़े पाकिस्तान डेलीगेट्स आए हुए हैं उन्होंने गाइड करने वास्ते सिलेक्ट किया गया। अच्छा। कॉन्फ्रेंस बेसिकली लास्ट टाइम 1986 के अंदर हुई आई। कॉन्फ्रेंस का नाम है एड एशिया कॉन्फ्रेंस लाहौर। 2019 के अंदर हुई आई 5 दिन की कॉन्फ्रेंस आई तो मैनू जड़ा उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफों सिलेक्ट करके भेजा गया और उतना मुख्तलिफ मुल्कों के लोग आए हुए हैं रूस तो अमरीका तो मुख्तलिफ एरियाज तो लोग आए हुए हैं। बेसिकली वो मार्केटिंग दी हाई कॉन्फ्रेंस। ठीक है। तो उस तो बाद मीडिया जिहड़े हाउसेज हैं बड़े बड़े जिवें BBC हो गया CNN हो गया क्योंकि मेरा सब्जैक्ट भी इंग्लिश आई। मेरा जो डिग्री है वो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर है तो मैनू एज अ कंटेंट राइटर के तौर पर भी उन्होंने नाल काम करने का मौका मिला। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ के नाल मैनू काम करने का मौका मिला। सही माशाअल्लाह। अच्छा मजीद भी तारे को तारे को पूछूं। अच्छा खिजर थोड़ा जी अपने बारे तुसां दसाओ तारा एक्सपीरियंस किवें रहा कितना अरसा थी ये तुसां एक प्रोग्राम को कीते हुए कोर्स कीते हुए?
मैं कॉलेज में था और मेरे इंग्लिश के सर बताते हैं कि मेरे एक ऐसा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। वो इंग्लिश के सर इनके एक्सेस में भी पढ़ाते थे और बाय द वे हमारे कॉलेज में भी पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर जाएँ, आप अपनी एप्लीकेशन जमा करवा लें। स्कूल बताया, मैं वहाँ गया तो मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवा ली। तो कुछ अर्से बाद कॉल आ जाती है कि रिटन टेस्ट क्लियर हो जाता है। तो उसकी कुछ अर्से बाद कॉल आ जाती है इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है। तो होता है ऐसे कि जैसे इंटरव्यू क्लासेस शुरू होने लगती हैं ना, तो एक हफ्ते मेरे कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे थे, तो मैं एक हफ्ता लेट जाता हूँ। एक हफ्ता लेट के बाद जब मैं क्लास में जाता हूँ ना, पहले दिन, तो वहाँ पे बेसिकली जैसे ही टीनेजर्स का प्रोग्राम है, तो यानी कि 13 से लेकर 20 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे इनरोलमेंट करते हैं। तो यानी कि 7 क्लास 8 क्लास के स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में था। तो वहाँ पे सर एक यानी कि बच्चों से पूछते हैं कि आज हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन पढ़ाएगा। एक हफ्ते में इन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए थे। तो मेजोरिटी बच्चों ने हैंड रेज करके कहा सर आज हम पढ़ाएंगे। तो वहाँ से एक बच्चे का सर कॉल करते हैं कि बेटा आप आके पढ़ाएं। तो एक हफ्ते की क्लास में जो बच्चा जो था उसने पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच विद एग्जांपल्स प्रेजेंट किए जबरदस्त किस्म के। अच्छा। तो वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ, जिसके मुझे लगा कि मुझे इस कोर्स में भी आगे लेके चलना चाहिए। तो वहाँ उस वक्त से मैं वहाँ पे उस कोर्स पे रेगुलर हो गया। तो जैसे मैंने इनरोल किया, तो जब मैंने इनरोल किया तो मेरी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बेसिकली उनके सेंटेंसेस वगैरह ये भी इतनी चीज़ें नहीं आती थी। तो वहाँ के जो हमारे ट्रेनर्स जो थे, इनके यूएस सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं होता कि आपको बुक्स दे दी जाती हैं, जैसे बच्चे कहते हैं कि इसको रटें, ये चीज़ नहीं होती। वहाँ पे ना एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ते हैं कि वर्क बाय डूइंग, मीन्स आप पढ़ भी रहे हैं और साथ उसको परफॉर्म भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी एक चीज़ है, मैं कहता हूँ कि आप डेली रूटीन बता रहे हो, कहते आई कॉम माई हेयर, तो वहाँ पे हम इशारा करके बताते हैं आई कॉम माई हेयर। तो इनकी एक्टिविटीज के साथ से हम चीज़ों का पढ़ते थे। तो एक्सिस के दौरान जैसे हमारा 2 साल का एक्सिस मुकम्मल हुआ, उसके बाद मेरा बाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में। तो पहले दिन जैसे इंट्रो की क्लास होती है और पहला लेक्चर बाय द वे इंग्लिश का होता है। तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है, टीचर पूछती हैं कि प्रोफेसर पूछते हैं कि सबसे पहले कौन इंट्रोडक्शन देगा। तो पूरी क्लास में सर मैं खड़ा होकर ना पूरी क्लास में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। टीचर बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एक तो वॉलंटियर आपने बताया और उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हमें पता है कि पहले ये चीज़ इनकी बताएगी, फिर ये चीज़ बतानी होती है, फिर ये चीज़ और फिर ये चीज़। तो उसके बाद काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है। अच्छा, कितने साल का ये प्रोसीजर है सारा? ये सर पीछे 2 साल का था। अच्छा। यानी कि जो हमारा इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये बेसिकली 2 इयर्स प्रोग्राम है और टीनेजर्स के लिए है। इनके स्कूल टाइमिंग्स के बाद होता है। मीन्स अगर आप वेरी करते हैं कि इसकी टाइमिंग्स भी वेरी करती हैं। जैसे सर्दियों में स्कूल में देर से छुट्टी होती है, तो यहाँ पर भी लेट क्लास, इनके स्कूल टाइम के एग्जैक्ट हाफ आवर के बाद इसकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। अच्छा, स्कूल ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ क्लासेस ਦਾ टाइम ਹੁੰਦੇ। कितने घंटे की क्लास होती है? 2 घंटे की क्लास होती है और दरमियान में स्कूल के टाइम से आधे घंटे का गैप इस वजह से रखा हुआ है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट होते थे उसी स्कूल के होते थे और अक्सर होते थे जिन्होंने बाहर से आना होता था। जैसे कि मैं कॉलेज में था और ये प्रोग्राम स्कूल्स में चल रहा था, तो हमें बाहर से आना होता था, तो हम लोगों के लिए आधे घंटे का गैप होता था ताकि हमारे कुछ मिस ना हो जाए। अच्छा, आप मैं हैरान थी भी अमी कि तुसा उर्दू में जवाब देंदे, मैं स्ट्राइक लेंदी, मैं तक कुछ स्ट्राइक ही नहीं आंदी। आंदी है थोड़ी, आंदी है, क्यों नहीं बोली तो स्ट्राइक है? तो ये तो सारा तय किया गया स्ट्राइक की गाल थी। ठीक है, स्ट्राइक की गाल की। अच्छा, ये दसो कि जाहिर गल है एक नौजवान असल जाहिर बहुत ज़्यादा लोग जो ना इंटरेस्टेड हैं कि वो अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकें और इन तरफ आ सकें। क्या तरीक़ेकार है, की तरीके अप्लाई कर सकते हैं और ये कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं? साढ़े एक ऑफिस से रीलो रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस से उनके होते हैं ना अपॉर्चुनिटीज अपलोड थी मीन्स इंग्लिश एक्सेस इंडी अपॉर्चुनिटी आवे सी इंग्लिश वर्क से जिन्हें अबू बकर ने दसा इंडी अपॉर्चुनिटी आवे थी इनके अलावा जेडे टीचर से प्रोग्राम उन्होंने दी अपॉर्चुनिटीज आवी। अच्छा। तो उत्थे फेसबुक से मैं अपॉर्चुनिटीज अपलोड थी इवें कि जिमें मैं उन्होंने स्टूडेंट हाँ, मैं अपने सारे एरिया से अपने दोस्तों को दसा रहे सा कि यानी कि ये अपॉर्चुनिटी है तो तुम ये सीख सकते हो। तो इन तरह यानी कि पब्लिसिटी कहने दी जेवेले थी वेंदी है तो वाल स्टूडेंट को पता चलता है स्टूडेंट एप्लीकेशन जमा करवाने। तो हैरान थी जो साढ़ा 2019 वाला प्रोग्राम आई था तो उन्हें अंदर 3500 एप्लीकेशन आई तो 300 बॉल सिलेक्ट करने हैं। सिर्फ 300? बिल्कुल 300। ठीक है। तो उनके बाद बॉल सिलेक्ट थी ते सबसे पहले रिटन टेस्ट थी, रिटन टेस्ट को जेरे क्लियर थी उन्होंने इंटरव्यू थी, इंटरव्यू को जेरे क्लियर थी उन्होंने को मौका मिलते इतना पढ़ने का। सही, मतलब एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है, उन बाद उसने गुजरन तो बाद तुम सिलेक्ट थींदे हो। बिल्कुल। और तारा उनके बाद आगू प्रोग्राम अगर तुम्हारे अंदर एबिलिटी है तो तुम उनके आ सकते हैं, स्किल्स इन स्पार्क है तो वाल तुम ता आवेंदे हो। ठीक। अच्छा, वैसे जेले तुम अप्लाई करंदे हो एक एप्लीकेशन वेंदी है
उनके बाद क्या क्वेश्चन होंगे, क्या इंटरव्यू होंगे, ताकि मैं चाहनी हूं कि जरा डिटेल नाल नाज़रीन को पता लगे। बेसिकली ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਰਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਵੈਂਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਪੁੱਛੇ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੇਂਜਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅਸਾਂ ਭਰਨੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ठीक है ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਫਲਾਂ ਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ अच्छा टेस्ट वल क्या टेस्ट क्या होता है ਐਕੈਡਮਿਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ अच्छा ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਈ ਫਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ट्रांसलेशन भी दे देंगे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी दे देंगे क्योंकि ये जो इंग्लिश वर्क्स कोर्स है ये मैं तुहानू पहले भी दसाया भी ये 17 सालों तो लैके 25 साल के नौजवान इस अप्लाई कर सकते हैं ये जी एज होंगी है ये अक्सर जोड़े तालब इलम होंगे FSC कर चुके होंगे इंटरमीडिएट जी होंगे या कुछ यूनिवर्सिटी लैवल ते हाँ उन्होंने जो लैवल होंगे वो थोड़ा जहा अप होंगे एज कंपेयर टू जो एक्सैस के बच्चे होंगे एक्सैस के बच्चे ने दसिया भी वो उन्होंने जी एज है वो इस तो थोड़ी जी कम होंगी है टेस्ट तो बाद जड़ा थोड़ी सिलेक्शन होंगी है इंटरव्यू वास्ते ते हुण असां मैं खानेवाल किया कोर्स ते तकरीबन 4000 एप्लीकेशन एक छोटा जिहा मतलब शहर है खानेवाल भी 4000 एप्लीकेशन उत्थों आई है ते साढ़े नाल 2 साढ़े सैशन बने हैं ते तकरीबन 100 बच्चा सिलेक्ट होया बड़ा खुश किस्मत लोग हैं जेडे सिलेक्ट थी हैं सही अच्छा इन कोर्स के हवाले ना सो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है या इनकी कोई फीस भरनी पौंदी है क्या इंदा सारा जी ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जेडे भी लोग सानू वेख रहे हैं साडी कम्युनिटी दे साडे खिते दे लोग उन्होंने मैं दसाना चाहना भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कोर्स सिर्फ एक कोर्स करने नाल तुहानू सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं मिल जावना तुसां एक ऐसे नेटवर्क नाल जुड़ जावना है भी जेड़ा तुहाडे नाल हमादम साथ थोड़ा निभाई सी अगर तुसा प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी वेंदे हो ते वाती तुहाडी हेल्प करे हाँ बिल्कुल तुहाडी तुहानू गाइड करसी ते जेड़ा जेड़ा तुहानू कोई मुश्किल पेश आसी तुसा बल्कि ये खुद ही इन टच रहिंदे न अपने स्टूडेंट्स दे नाल अच्छा ठीक है जी ते मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन दा जेड़ा कैंपस है उत्थे इंग्लिश एक्सेस दा प्रोग्राम चल रहा है ठीक है ते उम्मीद है इंग्लिश वर्क्स दा प्रोग्राम भी जेड़ा है ना जेड़ा कि 17 साल तो लैके 25 साल के नौजवानों वास्ते वो भी मुल्तान के अंदर उम्मीद है प्रोग्राम शुरू थी सी तकरीबन अक्तूबर तो बाद अच्छा जेडे लोग दूर दूर तो आने जाहिर गल है बहुत सारे स्टूडेंट्स ही होंगे जिन्हों के घर तो करीब नहीं होता जरा दूर होंगे उन्होंने वास्ते क्या सहूलत है कोई मैं तुम दसावा भी मैं मेरा ताल्लुक कबीरवाला का एक गाँव है उत्थों है कोठी नंबर 7 मेरे गाँव का नाम है तो जिथे मेरा सेंटर आई उत्थों तकरीबन 25 किलोमीटर बनता है ते मैं आऊँ तो मेरा एक दोस्त कबीरवाला का ही असा रोज़ जड़ा ट्रैवल करके वेंदे असे अपनी बाइक ते कदे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ते क्योंकि सानू टीचर दसिया भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है शुरू सानू लगा भी बड़ा मुश्किल हो सी साढ़े वास्ते जावना रोज़ 25 किलोमीटर करके जावना सख्त गर्मी है बाद 25 किलोमीटर करके वापस आवना लेकिन उन्होंने सानू दसाया भी तुहानू असां जड़ा एक स्कॉलरशिप दी मद दे विच तुहानू वजीफा भी असां देसी है अच्छा मतलब जिन्हों TAD एक आदन यानी वजीफा भी मिलती वजीफा रोज भी करवाया बिल्कुल बिल्कुल रोज दा सानू उदों तकरीबन 100 रुपए जड़ा है वो वजीफे दे तौर ते ताकू मिलदा रहे US डिपार्टमेंट जड़ा है वो सानू देंदा है ठीक ते बिल्कुल फ्री भी है उल्टा तुहानू स्कॉलरशिप भी देंदे ने ते बहुत अच्छे जड़ा है मौके जड़ा है रीलो जड़ा रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज काफी कम लोगों को जड़ा ना अच्छा अवेयरनेस की बड़ी जरूरत होनी है स्पेशली प्रोग्राम्स के हवाले नाल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए अवेयरनेस भी चाहिए ताकि लोग काफी जेडे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कर सकें अच्छा खिजर ये दसाओ कि ये प्रोग्रामिंग जड़े हैं केड़े केड़े तुसे दूर प्रोग्राम दसाएं अच्छा दूर प्रोग्राम्स होने उनके अलावा क्या क्या प्रोग्राम्स हैं इनके अलावा टीचर्स के प्रोग्राम होने जिनके ए ठीक है टीनेजर्स वाले एक्सेस वाला
ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਕਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੀਲੋ ਦੇ पेज अपलोड थी वञनि तो वो ज़्यादातर ऑनलाइन कोर्सेज हूंदा आहिनि कि एम्बेसी की तरफ थींदे पिया हूंदा आहिनि ते उहा एम्बेसी कोल ऑनलाइन सेशंस हूंदा आहिनि ते उते ही वो कोर्स यानी कि टीचर्स जॉब के हवाले नाल भी अपॉर्चुनिटीज तक अवेलेबल होने बिल्कुल जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज ही होंदे इवन के जेड़े वाल इथों पढ़ गए जे वेले नवा प्रोग्राम आवन लगे यानी कि उन्होंने उतनी क्वालिफिकेशन थी वेंदी है कि वो प्रोग्राम दे एज ए ट्रेनर वास्ते अप्लाई कर सकन ते उन वास्ते बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होंदी है उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंदे हैं ठीक 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 है तो ताकू क्या फायदा मिले ये साउथ असां कोर्स करन तो मेरे को ये फायदा मिले कि मेरी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं मेरा जो ताल्लुक है वो टेक्निकल फील्ड नाल है ठीक है मेरा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग नाल है जेवल मैं बहुत दिन तक यूनिवर्सिटी से विजिटिंग से पढ़ा हुआ तो जेवल उतना पढ़ाना शुरू किया ना तो मेरे को पहली बार जब लेक्चर खत्म किया मेरे को बाद ने खुद आकर सर यू आर अमेजिंग योर प्रेजेंटेशन स्किल्स आर अमेजिंग अच्छा खुशी थी है ना वल जो सही तरीके ना कॉन्फिडेंस सारा बहाल थी वे और तेरा प्रॉपर तो तारी ग्रूमिंग थी वाले उनके बाद बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है इंसान को एक भी शायद केसा इन प्रोग्राम के अंदर ना साकू किताबों नाल मोहब्बत सिखाई वेंदी है जिनके बुक रीडिंग जी हैबिट है ना ये उत सारे तमाम स्टूडेंट के अंदर डेवलप करवाई वेंदी है जिनके जी आप आम स्टूडेंट देगी कोर्स वाली किताबा नहीं पढ़ते लेकिन उत जी सारी हैबिट बनी वेंदी ना एक्सटर्नल बुक यानी कि लिटरेचर साकू पढ़ाए वेंदे उनके अंदर स्टूडेंट इंटरेस्ट पैदा थींदे तो उन ते फायदे थींदे जेवले असां एक्स्ट्रा बुक रीडिंग शुरू करांदे हैं कि साकू बहुत सारी चीज़ें जो लोगों ने एक्सपीरियंस कर गए उन्होंने अपनी किताब की शक्ल देख गए उन्हें तो असां उन्होंने को पढ़ के उस भी हासिल कर गए अच्छा बड़ी जरूरत है ना जिवें लोग आजकल जिवें बच्चे हैं वो स्पेशली बुक्स तो जरा दूर पढ़ते हैं ना और इन टाइम बड़ी जरूरत है इतनी अच्छी चीज़ें तो साडे सेने पे हो बाकी में बड़ा इंटरेस्ट पैदा थी ना पे मेरे को आपको भी बुक क्लब जेडे नो थींदे ने साडे प्रोग्राम के दौरान किताबां जेड़ियां ओ सानू मिलदियां पढ़न कारण ਉਹ ਅਸਾਂ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਫਤੇ ਦਾ 2 ਹਫਤੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯੂਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੈਸਟ ਬੁੱਕ ਸੇਲਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ प्रोवाइड की जाती हैं मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स जो होते हैं उसके ऊपर हमें बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं और बहुत अच्छी लर्निंग होती है क्या आखना चाहते हो सारे नौजवान लेते पर उनको किन तरीके नाल जो है उनको मोटिवेशन चाहिए होती है ना थोड़ा जो एक मोटिवेट करने की जरूरत है ताकि वो नौजवान नस्ल की तरफ माइल थी जी बिल्कुल क्या आखना चाहते हो बस मैं उन्होंने ये आखना चाहता भी हिम्मत ते मेहनत का साथ ना छोड़न ते अपॉर्चुनिटीज़ अस पहले दसा चुके हैं भाई इन्हों के पेजेस इन फेसबुक दा पेज है रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस रीलो दा उससे मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ जड़ियां वो अक्सर पोस्ट होंदियां रहंदियां हुणे रिसेंटली एक उन्हें अपॉर्चुनिटी जड़ी है वो दी हुई है इंग्लिश टीचर्स कारण ग्लोबल ओपन कोर्स ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋਲ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਦਾ ठीक है हाँ टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ नॉन नेटिव लैंग्वेजेस अभी उनका कोर्स आया हुआ था फॉल के अंदर उसकी जो डेडलाइन थी ये जो प्रोग्राम है ताकू बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज की तरफ घिन के वेंदे और ऐसा समझते ना बड़े परेशान है चीज़ों को किवें अपनी बेरोजगारी है उनको खत्म करें तो सा अगर एक करके प्रोग्राम्स को अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा लगा तारी दुहान दा तुसीं साडे शो च काफ़ी इन्फॉर्मेशन जरिए सारे व्यूअर्स तक पहुंची इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे वेलकम बैक नाज़रीन रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी हमारे साथ हैं वाजिद रजा जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं क्या हो रहा है आजकल क्या एक्टिविटीज चल रही हैं आते ही तो मैंने वाजिद से क्वेश्चन किया वाजिद आपके बाल किधर गए एक्टिविटीज यही चल रही है कि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है मौसम पिछले दिनों अच्छा था और बस एंजॉय किया आपने मैं तो बड़ा वैसे मौसम को ना मिस कर रही हूँ काफी टाइम के बाद बहुत अच्छा मौसम उतरा था हमारे शहर में और उसको एंजॉय किया बिल्कुल और लेकिन उसके बाद जब ये फौरी तौर पे गर्मी आई है ना तो आई जस्ट थॉट कि यार फौरी तौर पे इजी हो जाओ भाई चले ये भी जरूरी है ये जरूरी है सही है
अच्छा आज जिस तरह अभी हम यूथ की बात कर रहे हैं, उससे पहले भी प्रोग्राम के हवाले से भी हम बात कर रहे थे, हमारे यूथ को बड़ी ज़रूरत है कि कोई उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिस पर वो चलकर अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें या अपनी चीज़ें जो उनके गोल्स हैं, जो उनके एम्स हैं, वो डिसाइड कर सकें, उनको पूरा भी कर सकें। क्या समझते हैं एक्सपोजर कितना ज़रूरी है? और एक्सपीरियंस पे भी बात करेंगे कि एक्सपीरियंस कितना ज़रूरी है एक हमारी यूथ के लिए, कि किस तरह वो अपने फ्यूचर को लेकर आसानी उनके लिए हो सकती है। वेल जी, अगर हम लोग यूथ की बात करते हैं ना, तो नो डाउट हमारी जो यूथ है ना वो डेडिकेटेड है, ठीक है, बट द लास्ट थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट कि डायरेक्शन जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कि हम लोग जब वो एक्सपोजर की तरफ भी आते हैं या हम लोग जब एक्सपीरियंस की तरफ भी आते हैं, तो नॉर्मली हमारी यूथ को ना एक फैंटेसी हम लोग शो कराते हैं कि जी आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें और एक बहुत बड़ी पोजीशन जो है ना वो मार्केट में आपका वेट कर रही है और उसके बाद आपने उसको आगे लेकर चलना है। तो फैंटेसी से हमें ना बच्चों को फौरी तौर पे निकालना है। डेडिकेटेड हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे आपने एक्सपोजर की बात की या इससे पहले जो हमारे दो नौजवान यहाँ बैठे हुए थे और वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म कर रहे हैं, देयर इज़ ऑलवेज अ स्टार्टिंग पॉइंट। एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। हमारा बच्चा ये शिकवा करता है कि जी जब हम लोग किसी जगह पे किसी पोजीशन पे अप्लाई करते हैं या कहीं पे अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो फर्म हमसे एक्सपीरियंस मांगती है। एक्सपीरियंस तो हम कहाँ से लेकर आए? तो देखें, उसके लिए हम लोगों ने पहली जो बात है वो है एक्सपोजर की, कि अगर आप जो है वो 18 ईयर से अबव हैं, 25 पे हैं या 30 पे हैं, तो आपका एक्सपोजर कहाँ से आएगा? आपको वो चीज़ें लर्न कहाँ से करनी है? तो भाई वो आपको मार्केट में से स्टडी करनी है, वो आपको खुद रिसर्च करनी है। हमारे इंस्टीट्यूशंस बहुत हद तक काम कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हो रही हैं, पैनल डिस्कशन, मतलब अब हर दूसरे चैनल के ऊपर ये एक हॉट इशू है, हर सोशल मीडिया के ऊपर ये एक हॉट इशू है कि हमारी जो यूथ है उसने किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलना। तो जो एक्सपोजर है वो इस टाइम पे इम्पोर्टेंट है। वो आएगा कहाँ से? हम लोग ना बच्चों को करते हैं पैम्पर, यार इनको कुछ नहीं होना चाहिए, इनको गर्मी ना लगे, इनको सर्दी ना लगे, इनको चार दीवारी मिल जाए, इनको बच्चों के मामले हर आसाइश, देखिए आसानी और आसाइश देना बच्चों को इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वी टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर सरवाइव कैसे करना है, अगर मैं अपने बच्चों को ये नहीं सिखाऊंगा तो मेरे लिए चैलेंज है, ठीक है। हम लोग तमाम की तमाम चीज़ें जिम्मेदारी डालते हैं कि बाहर के इदारे जब इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हम उनको पे कर रहे हैं। ओके फाइन, एक बड़ी जेन्युइन सी आपने रीज़न दे दी कि क्योंकि आप पे कर रहे हैं तो वो डिपार्टमेंट वो चीज़ें उसको सिखाएगा, लेकिन बच्चा खुद क्या कर रहा है? इसके लिए एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल ये है कि अगर आप जब आजकल फास्ट फूड का एक बड़ा ट्रेंड है और ड्राइव थ्रू का एक बड़ा ट्रेंड है मार्केट के अंदर, आपको बच्चों को दोनों एक्सपीरियंसेस करवाने चाहिए। ड्राइव थ्रू का भी कि आप जाते हैं, अपना ऑर्डर बताते हैं, आगे से अपना ऑर्डर रिसीव करते हैं, वो एक बच्चों के लिए नया एक्सपोजर है। लेकिन अगर आप उनको कैश या एटीएम दे के और उसके बाद आप उनको लाइन में जाके खड़ा करना बता रहे हैं कि आपने जाना है, पहले अपना ऑर्डर पंच करना है, उसके बाद आप वेट करेंगे, उसके बाद आपकी बारी आएगी, आपको रिसीट मिलेगी, उस पर टोकन नंबर मेंशन होगा, फिर आप जाओगे अपना। अब ये एक्सपोजर कहाँ से आ रहा है कि जब तक वो बच्चा जाके एक्सपीरियंस, क्यों हमारे पेरेंट्स फौरी तौर पे जाके खुद ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन आप बच्चों को चॉइसेस का चांस दें, उनको एक्सपोजर का मौका दें, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी हमारे यहाँ हमारा माशा ऐसा ना, चीज़ें हम पे थोड़ी मुसल्लत भी होती हैं। कुछ पेरेंट की तरफ से भी इम्पोज किया जाता है कि अच्छा फिर जो बच्चा खुद कुछ करना चाह रहा होता है, जो उसकी क्रिएटिव तो होते हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ें जब आपके ऊपर मुसल्लत हो जाए तो आपकी वो भी खत्म हो जाती है। फिर आपने उन चीज़ों को ना चाहते हुए आप जबरदस्ती आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। बहुत सारे मामला ना हमारी सोसाइटी के अंदर हो रहे हैं, लेकिन क्या है कि इसके लिए भी देखें कि जहाँ पे हम लोग जब वो स्टूडेंट्स के एक्सपोजर की बात करते हैं, वहीं पे हम लोग पेरेंट्स के एक्सपोजर की भी बात करते हैं, उनके इंटरेक्शन की भी बात करते हैं कि उन्होंने अब जो आने वाली जनरेशन है, ये मैं बात करूं जो अब आने वाली जनरेशन है या वो जनरेशन जो अब चल रही है, क्योंकि अब सोशल मीडिया आपके 5th क्लास के बच्चे की भी एक्सेस में और आपके
फोर फादर या आपके पेरेंट्स के एक्सेस में भी है। अब आपने उसको मिंगल करके कैसे लेकर चलना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे कि ठीक है आप चीज़ें मुसल्लत करें, लेकिन पॉजिटिव मुसल्लत करना भी कोई चीज़ होती है ना, कि आप बच्चों से पूछें कि यार व्हाट दे आर गोइंग टू डू, क्या करना चाह रहे हो भाई, आगे कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। चैलेंज ये है कि हम लोग डिस्कशंस नहीं करते। हमारी जो डिस्कशन है ना वो शादी ब्याह, खाना पीना, कम्युनिकेशन गैप है ना बेसिकली। देखें कम्युनिकेशन गैप है, किसने किया, कोई बाहर से कोई फोर्स तो नहीं आई, ठीक है। वो चैलेंज यहीं से स्टार्ट हो रहा है, वो चैलेंज यहीं घर से ही स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। वो अगर जो है वो बच्चा जा रहा है इंस्टीट्यूट जा रहा है, वहाँ पे जाके टीचर के साथ अगर कम्युनिकेशन गैप है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे चीज़ें फ्रूटफुल नहीं है। तो उन चीज़ों को अकोमोडेट किस तरीके से करना है, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, आप क्या समझते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम इन चीज़ों पे पूरा उतर रहा है? क्या वो बच्चों को वो एक्सपोजर और वो एक्सपीरियंस देने पे है कि वो बच्चों तक पहुंच रही हैं वो चीज़ें? अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले बीएड और एमएड को ना एक इम्पॉर्टेंट डिग्री समझा जाता था फॉर द टीचिंग, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली अब जो है ना, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स कर लिया है तो हमारा ये टीचर कंसिडर करता है कि जी अब मैं टीचर बन गया हूँ, अब मैं टीचर बन गया हूँ, ठीक है। और अब मैं क्योंकि मैंने ये कोर्स पढ़ लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर एमबीए कर लिया तो मैं ये कोर्स पढ़ाना शुरू कर दूँ क्योंकि मुझे आता है, आपके पास डिग्री है, ठीक है, मेरे पास डिग्री है, मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, वी आर ओके विद दैट, हमें मसला नहीं है। लेकिन एक बेसिक क्लासरूम का क्राइटेरिया क्या होता है वो आपको कुछ कोर्सेज करने के बाद पता लगता है। उसमें आपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कैसे करना है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे टीचर्स जो है ना, मैं माजरत भी करता हूँ, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रीज़न ये है कि यहाँ पे टीचर्स ये कहते हैं कि जी अच्छा अब हमें सीखना पड़ेगा। आप टीचर्स ट्रेनिंग की बात करें तो टीचर्स परेशान हो जाते हैं कि देखें जी हमारी तो क्लास है, हमने क्लास लेनी थी, क्लास इंगेज करनी थी, आपने हमें ट्रेनिंग पे लगा दी है। अच्छा, ये हमारे यहाँ वैसे ट्रेंड नहीं है टीचर्स को ट्रेन, हम ये तो कहते हैं स्टूडेंट्स को ट्रेन होना चाहिए, बट हम ये नहीं कहते कि टीचर्स को भी ट्रेन होना चाहिए। ये देखें यही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। क्या आप फौरी तौर पे लाके स्टूडेंट के सामने और उसको आप स्नब करना शुरू कर देते हैं कि अगर ये पहले एक कहावत होती थी कि ठीक है जी आप 100 सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा या जवाब दूंगी, आज बच्चा दूसरा सवाल करता है तो टीचर जो है ना बिल्कुल आउट हो जाता है कि यार मतलब क्या कर रहे हो आप, क्लास में सवाल कर रहे हो, बाद में कर लेना, क्यों। अगर मैंने आज का अपना टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया हुआ तो मेरे लिए चैलेंज है भाई, तो मुझे शाम को अपनी प्रिपरेशन करनी है, मुझे चीज़ें अपनी इंगेज करनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वही बात आ जाती है ना, हम अक्सर भी अपने प्रोग्राम्स में यही बात कर रहे होते हैं कि तरबियत जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। फिर अगर हमने अपनी नौजवान नस्ल को आगे देखना है, फ्यूचर में उनको तरक्की करते हुए देखना है, तो फिर उनके साथ उनकी डिग्री के साथ उनकी तरबियत बड़ी ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें अब जाके मतलब HEC ने प्रॉपर मतलब क्राइटेरिया ये रखा है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं और ड्यूरिंग द डिग्री वो डिफरेंट ऐसे कोर्सेज इनिशिएट करें कि जिसके अंदर जो है वो बच्चों के लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हों, बोथ फॉर द टीचर्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स, कि जहाँ पे उनको ट्रेनिंग्स के लिए सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम किया जाना चाहिए। क्योंकि देखें बजट आपके सामने आ गया, कितना बजट है हमें पता है, ठीक है। अब उस बजट में सरवाइव कैसे करना है, देखें वहाँ से बजट डायरेक्ट मेरे ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है, हमारे स्टूडेंट तक नहीं आ रहा बजट, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है, उसके लिए डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे आपके पास डिफरेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं, डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चैलेंज ये है कि हम लोग खुद से उन चीज़ों को अवेल नहीं कर। जब नहीं कर रहे तो भाई फिर एक्सपोजर नहीं आएगा, एक्सपोजर नहीं आएगा तो एक्सपीरियंस नहीं आएगा, एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए आपके लिए वो फिर मैं एक बोझ हूँ ना, कि ठीक है फिर बच्चा मतलब मैं ये शिकवा करूँ कि जी मुझे इतने हज़ार की जॉब मिल रही है, बच्चे आप स्टार्ट तो करो, ठीक है। मैं बताता हूँ कि मैंने मेरी जो फर्स्ट अर्निंग थी और 2013 के अंदर दैट वाज ऑफ 500 रुपीज़, ठीक है, 500 रुपये से काम शुरू किया था, सही। और उस टाइम पे भी एक कंप्यूटर का कोर्स पढ़ाना शुरू किया। लेकिन क्या हुआ कि ऐसा चीज़ें इंगेज करते करते सारी चीज़ें करनी, ठीक है, कि आपको स्टेप लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे
तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, फिर हम बातें कर सकते हैं। हाँ ये तो है। अच्छा फिर मुझे यही बात है, अच्छा फिर ये एक बात करूंगी, जिस तरह हम डिग्री की बात कर रहे होते हैं, हम तालीम की बात कर रहे हैं, बट हम ये साथ में स्किल्स नहीं दे रहे। जैसे अभी बात हमने की कि हम एक्सपीरियंस कहाँ से लेकर आए, जी जी। तो वो जब हम अपनी तालीम के साथ हम बच्चे को स्किल्स नहीं सिखा रहे, उसे बता नहीं रहे चीज़ों को, तो फिर वो किस तरह एक्सपीरियंस हासिल करेगा? देखें, इसमें यह है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अब ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। चैलेंज ये है कि हमारा बच्चा ये डिमांड करता है कि उसको वो एक सिरप दें घोल के, उसने पिया और उसकी कम्युनिकेशन स्किल टाइट हो गई। दोपहर को उसको कुछ और जो है ना वो हम लोगों ने एक सोल्यूशन बना के दिया और उसने पिया और उसको पता लगा कि जी मेरी इंटरव्यू स्किल्स जो है वो हाई हो गई हैं। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये चैलेंज जनरेट कर रही हैं। बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यूट्यूब आपके पास है, फेसबुक आपके पास है, डिफरेंट लिंक्डइन आपके पास है। हमारा बच्चा कनेक्ट नहीं होता, मसला ये है। हमारा बच्चा सवाल नहीं करता, ठीक है। जब सवाल नहीं करेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट फर्म इंटर्नशिप्स ऑफर करती हैं, ठीक है। इंटर्नशिप ही ऑफर हो रही हैं मार्केट के अंदर कि जहाँ पे बच्चा जाता है वो एक्सपोजर लेने की कोशिश करता है। बच्चे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कर भी नहीं रहा, लेकिन बच्चे कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको अवेल किस तरीके से करना है, यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हमने बच्चों को बताना है कि जी डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं वो अपनी हाउस जॉब कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं वो डिफरेंट फर्म्स के अंदर जाके अपना काम करते हैं। बिजनेस का स्टूडेंट है, उसको एक ही चीज़ नज़र आती है कि यार ओके बैंक जाते हैं सारा काम हो जाएगा, ठीक है। बैंक में वो अपना जब वो 1 मंथ का ड्यूरेशन या 2 मंथ का ड्यूरेशन जाके लगाता है और उसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी कि मार्केटिंग की तरफ, हाँ, डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर सोचना शुरू करें, उनको देखना शुरू करें कि कौन सी फील्ड इस टाइम पे मार्केट के अंदर इन है, बजाय इसके कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जब इंटरनेशनल स्टडीज़ की भी बात करते हैं, हमारा स्टूडेंट आता है वो मैं कहता है कि जी मुझे आगे CS में कंटिन्यू करना है या IT में कंटिन्यू करना है, हम लोग इसकी फील्ड चेंज करवाते हैं। उसकी रीज़न ये है, ब्लॉकचेन मार्केट के अंदर इन है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, हाँ, इस तरह के जो साइबर सिक्योरिटी, डाटा, ये जो कोर्सेज हैं ये मार्केट के अंदर इन हो रहे हैं। तो बच्चों को इनके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल उनको देखना पड़ेगा कि कौन से कोर्सेज मार्केट के अंदर नई चीज़ें आ रही हैं, कि बजाय इसके कि वो कहा ही जाता है कि देखें अगर मेरा आज जब वो कल जैसा ही है तो फिर तो कोई चेंज ही ना हुआ ना। अच्छा, आप समझते हैं कि कोर्सेज करवाए जाने चाहिए? बिल्कुल करवाए जाने चाहिए, ताकि उनकी अवेयरनेस हो, बहुत ज़रूरी, एक्सपोजर उनका बढ़े। देखें इसमें हम लोग डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं, उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि देखें अभी जैसे आपके पास मैट्रिक और इंटरमीडिएट का बच्चा फ्री हुआ हुआ है, समर कैंप्स आप लोगों ने अनाउंस किए हुए, अगर समर कैंप के साथ आप एक आधी क्लास, ज़्यादा लेंथी ना भी हो, आप हाफ एन आवर की क्लास अनाउंस कर दें, या आप शाम में जब वो उनके लिए डिफरेंट कोचिंग कोर्सेज जो है वो अगर अवेल कर देंगे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट यही होगी कि उनको एक्सपेंसिव ना करें, उनको ज़रा थोड़ा सा मीडियोकर रखें, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी जो जनरेशन है ना वो आपको मार्केट में मिल सकेगी। क्योंकि अल्टीमेटली आगे जाके बच्चों ने चीज़ें अवेल करनी है, उन्होंने चीज़ें अचीव करनी है, तो एक्सपोजर आपको इंस्टीट्यूशंस ही देंगे, बच्चा खुद भी लेगा। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब तक खुद नहीं करेंगे तो स्पून फीडिंग अब ख़त्म है। अच्छा, स्कूल में तो खैर बच्चों का तो अभी सिलसिला इस तरह है ना जारी होता है। अच्छा, अब कॉलेज लाइफ में जाके, यूनिवर्सिटी लाइफ को जाकर आप जब देखते हैं तो तब बच्चे का एक्सपोजर तब भी बढ़ता है, क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिल भी रहा होता है, आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी बहुत कुछ सीखते हैं ना, चीज़ें देख रहे होते हैं। बिल्कुल, ये भी हमारे ऊपर बड़ा असर अच्छा, इसमें देखें हर लेवल की ना जो लर्निंग्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। मतलब अगर आप स्कूल लेवल पे हैं और स्कूल लेवल पे आप बच्चों को शेयरिंग सिखा रहे हो, शेयरिंग इज केयरिंग सिखा रहे हो, ठीक है। क्लासरूम में आप लोगों ने बच्चों ने किस तरीके से बात करनी है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। कॉलेज लेवल पे हमारा बच्चा जो है ना वो जाता तो है 2 साल के लिए, ठीक है, अपने इंटरमीडिएट के लिए जाता है, लेकिन उस इंटरमीडिएट के ड्यूरेशन को वो किस तरीके से इंगेज कर रहा है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, शाम को अकेडमी जा रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चैलेंज यही है कि हमारा बच्चा ये सोचता है कि यार अच्छा यूनिवर्सिटी जाएंगे तो सब समझ आ जाएगी, लेकिन तब समझ नहीं आ रही होती।
बस हाँ। आई है। ठीक अच्छा, है। जाहिर सी बात है, सीखने का अमल तो मैं समझती हूँ जब तक आप जी, जी। हमेशा एक बात करती हूँ, सीखने का अमल जो है ना वो आपकी कब्र तक जारी है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आपने ऐसे ही। सीखते ही रहना है, इल्म भी सीखते हासिल करेंगे आप, जितना इल्म आपके पास नॉलेज होगा उतना ही आप ज्यादा चीजों को बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। जब परफेक्ट तो आप कह ही नहीं सकते ना। बिल्कुल ऐसे ही, परफेक्ट नहीं हो सकते। अच्छा, फिर 100% हमारे जो टीचर्स हैं, मैं समझती हूँ हमारे जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स का भी है रोल, बच्चों का भी है, स्पेशली टीचर्स का भी आजकल बड़ा एक रोल है, प्ले कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों को सही राह दिखा सकें, एक बेहतर गाइड कर सकें। आजकल बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, ऐसे ही, ऐसा है, ऐसे मानते ही। हैं, एग्री करते हैं बिल्कुल ऐसे कि ही, बच्चों को बिल्कुल समझ ऐसे ही। नहीं आ रही होती कि अच्छा हम कौन सा सब्जेक्ट रखें, ये सब्जेक्ट हमें आगे जाके क्या बेनिफिट दे सकता है, बिल्कुल। अच्छा इसमें फ्यूचर है भी या नहीं है, क्या है, क्या हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जॉब के बगैर अगर जॉब नहीं है तो कोई हम इससे अपना कोई और फायदा ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इतने कंफ्यूज हैं कि समझ नहीं आती। देखें, इसके अंदर ना काउंसलिंग सेशन सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, और टीचर्स जो है ना वो काफ़ी हद तक अपना जो है वो रोल वो प्ले कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ अगेन वही कि टीचर्स, अगर हम लोग जो है ना वो एक्सपोजर और एक्सपीरियंस की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर एक चीज़ आती है इंस्पिरेशन। बच्चे किसी न किसी को रोल मॉडल बनाते हैं, ठीक है। अब वो रोल मॉडल उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, वो उनकी जो है ना वो अपनी फैकल्टी में से कोई भी एक मेंबर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी मतलब फैमिली में से कोई मेंबर हो सकता है। ये चीज़ क्या है कि ये उनको एक एक्सपोजर किस साइड का देगी, वो देती है कि यार आपने अपनी डायरेक्शन कैसे सेट करनी है। अब वही आप वाली बात को मैं सेकंड करूँगा कि हमारा बच्चा कंफ्यूज इसलिए है कि वो ये प्लान कर रहा है कि जी मैं डिग्री करूँगा, फिर मार्केट जाऊँगा और फिर मुझे नई चीज़ें पता लगेंगी। भाई तब तक आपकी चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी। एक बच्चा है वो इनरोल होता है फॉर एग्जांपल 2016 में, तो 2016 से लेके 2022 तक चीज़ें मतलब 6 साल का गैप है। चीजें अब जब चेंज हो रही है, हाँ चेंज हो रही हैं बिल्कुल, और हर दिन चेंज हो जाती हैं, चेंज होती हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, टाइम हमारे बहुत शॉर्ट है वाजिद, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी रह गई हैं डिस्कस करने वाली, लेकिन बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखेंगे, इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।